हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उर्वशी एकलवे और ये है मेरा पहला वीडियो ऑन माय चैनल स्पेस टाइम रियलिटी। आज का वीडियो जो है वो एक बहुत ही अमेजिंग बुक जो है वो थियरी ऑफ एवरीथिंग जो स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है उस बुक के ऊपर बनाया गया है। उसके एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर के ऊपर जो कि है आइडियाज़ अबाउट द यूनिवर्स। ये बुक है और इस बुक में एक्चुअली इस चैप्टर में बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं जो हमने कहीं ना कहीं सुनी हैं, बट जब हम उसे वापस से दोबारा से सुनते हैं तो हम कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग ही जोन में चले जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। अराउंड 340 BC में एरिस्टोटल ने अपनी बुक ऑन द हेवेंस में कहा था कि अर्थ वॉज अ राउंड बॉल रादर दैन अ फ्लैट प्लेट। तो उन्होंने अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ 2 से 3 आर्ग्यूमेंट्स को पूरी दुनिया के सामने रखा था। उनमें से सबसे पहला आर्ग्यूमेंट था लूनार इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है कुछ इस पोजीशन पर, तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं पृथ्वी पर और पृथ्वी की शैडो कास्ट होती है चंद्रमा पर। तो वो शैडो को जब हम पृथ्वी से ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें रियल लाइफ में कुछ ऐसी दिखाई देती है। लेकिन अगर हम फ्लैट अर्थ थ्योरी के हिसाब से इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें वो शैडो कुछ इलोंगेटेड नज़र आनी चाहिए जो कि ऑब्जर्व सिचुएशन से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। उनका दूसरा जो आर्ग्यूमेंट था वो था ध्रुव तारे के बारे में यानी कि पोल स्टार के बारे में। बहुत ही सदियों से पुराने ज़माने से लोग जो है वो ध्रुव तारे की हेल्प से अपनी पूरी जर्नी को पूरी ट्रैवलिंग को कंप्लीट करते आए हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या कहता है, जब हम नॉर्थ पोल से नॉर्थ स्टार को ऑब्जर्व करते हैं वो स्टार जो है वो काफ़ी दूर दिखाई पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द सदर्न रीजन जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। और एक कुछ ऐसा पॉइंट आता है साउथ पोल की तरफ जब हमें वो स्टार जो है वो कम्प्लीटली दिखना बंद हो जाता है। तो ये होता है अर्थ के कर्व होने की वजह से। लेकिन अगर अर्थ जो है वो फ्लैट हो जाए तो हमें वो पोल स्टार जो है वो हर डायरेक्शन से हमें दिखना चाहिए, जो कि रियल लाइफ सिचुएशन से अगेन मैच नहीं करता। उनका तीसरा आर्ग्यूमेंट था सेलिंग ऑफ शिप्स यानी कि नावों की जल यात्रा। एक लाइट हाउस से जब हम नाव को होराइजन की ओर बढ़ता देखेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे वो नाव आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उस नाव का निचला हिस्सा दिखना बंद हो जाएगा एंड देन कुछ टाइम बाद उसका ऊपरी हिस्सा भी दिखना बंद हो जाएगा एंड देन थोड़ी देर बाद वो नाव ही दिखनी बंद हो जाएगी। इट इज़ नॉट मैजिक, इट इज़ जस्ट कि अर्थ का नेचर कर्व होने की वजह से वो दिखनी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग फ्लैट अर्थ थियोरी के हिसाब से सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे जैसे नाव आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वो नाव छोटी छोटी होती दिखाई देगी लेकिन कम्प्लीटली गायब नहीं होगी। उसके बाद आते हैं टॉलमी जो कि अपने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल के साथ आते हैं। उनकी जो कॉस्मोलॉजिकल मॉडल था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। एक्चुअली उन्होंने बहुत सारे ऑर्बिटल पाथ्स के बारे में अपनी इस थियोरी या अपनी इस मॉडल को पूरी दुनिया के सामने रखा था। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा था कि अर्थ के अराउंड मून कुछ ऐसा पाथ फॉलो करता है, ऑर्बिटल पाथ फॉलो करता है जो उसे 2 गुना पास ले आता है अर्थ के। लेकिन अगर मून 2 गुना पास आ जाता है अर्थ के तो 2 बार मून जो है वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर साइज, जो कि अगेन रियल लाइफ सिचुएशन से मैच नहीं हो रहा था। बहुत सारे फ्लॉज थे उनके उस थियोरी में, लेकिन कुछ क्रिश्चियन चर्चेस ने टॉलमी के कॉस्मोलॉजिकल मॉडल को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट किया और इवन उन्होंने कहा था कि टॉलमी का जो ये मॉडल है दिस इज़ द कॉस्मोलॉजिकल मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन उसके बाद आते हैं निकोलस कोपर्निकस जो कि बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन और थियोरी को पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। लेकिन वो काफ़ी डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी जो थियोरी थी उसको बहुत ही एनोनिमसली पब्लिश किया। उन्होंने कहा था कि अर्थ जो है वो स्टेशनरी नहीं है बल्कि सन स्टेशनरी है और बाकी सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। तो बहुत ही अच्छी थियोरी थी, लेकिन इस थियोरी
उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ, करीब 100 साल बीत गए। उसके बाद फिर 2 एस्ट्रोनॉमर्स आते हैं एंड 2 एस्ट्रोनॉमर्स फिर उनकी थियोरी पे काम करना शुरू करते हैं। वो 2 एस्ट्रोनॉमर्स थे, अ जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहानस केपलर एंड इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली एंड जोहानस केपलर। वो दोनों निकोलस कोपरनिकस की थियोरी को बहुत ही वाइडली एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। गैलीलियो ने एक्चुअली नाइट स्काई को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे टेलीस्कोप का आविष्कार हो चुका था, तो वो रोज रात को नाइट स्काई को ऑब्जर्व करते थे। तो उन्होंने पाया कि जब जुपिटर को उन्होंने ऑब्जर्व किया तो बहुत सारे सैटेलाइट जो थे उसके अराउंड रिवॉल्व होते थे। तो वो जो सदियों से कहते आए हैं कि अर्थ स्टेशनरी है, अर्थ के अराउंड ही सारी चीजें रिवॉल्व होती है, वो कहीं हद तक जो थे वो सही नहीं था बाय ऑब्जर्विंग जुपिटर, क्योंकि हर एक चीज अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होना जरूरी नहीं है। तो उस ऑब्जर्वेशन से उनको वो पता चला। उसके बाद जोहानस केपलर ने भी निकोलस कोपरनिकस की थ्योरी को और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं बल्कि इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होते हैं। बट प्रॉब्लम वाज कि इनके पास इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कोई एक फर्म थ्योरी एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो एक बहुत ही एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। फिर न्यूटन आते हैं एक बुक के साथ, द प्रिंसिपी ऑफ मैथमेटिका। 1687 में उन्होंने अपनी इस बुक को पब्लिश किया था। उन्होंने जो केपलर की जो फ्लॉज थे, जो कि इलेप्टिकल ऑर्बिटल थियरी क्यों होती है, वो एक्सप्लेनेशन को अपनी बुक में एक्सप्लेन किया। उन्होंने ना कि सिर्फ उस थ्योरी को एक्सप्लेन किया, लेकिन उन्होंने उससे रिलेटेड मैथमेटिकल फॉर्मूलेज को भी एक्सप्लेन किया और फॉर्मूलेज दिए ताकि हम उनको स्टडी करके उस थ्योरी को समझ सकें। अभी तक का न्यूटन का ये जो वर्क है, दैट वाज द मोस्ट स्पेक्टाकुलर वर्क इन फिजिकल साइंसेस, सिंगल वर्क इन फिजिकल साइंसेस कंसिडर किया जाता है। उन्होंने अपनी इस बुक में कहा था कि एक बॉडी हर एक बॉडी हर एक दूसरे बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, एंड वो फोर्स उतना ही ज़्यादा ह्यूज रहेगा जितने ज़्यादा मैसिव ये बॉडीज रहेंगी, जितनी ज़्यादा ये डेंसर रहेंगे और जितनी ज़्यादा ये एक दूसरे के क्लोज रहेंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी अपनी इस बुक में पोस्टुलेट किया। जैसे कि उन्होंने कहा कि हर एक बॉडी हर एक दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है बाय अ फोर्स। वो फोर्स डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द बॉडीज एंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। एक्चुअली न्यूटन की जो थियोरी थी उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज थे, क्योंकि न्यूटन क्या कहते थे कि न्यूटन की थियोरी के हिसाब से जो यूनिवर्स है वो स्टैटिक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हर एक बॉडी हर एक दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है दैट मीन्स कि यूनिवर्स जो है वो स्टैटिक यूनिवर्स नहीं है। लेकिन न्यूटन कहते थे कि इवन दो उनकी थियोरी स्टैटिक यूनिवर्स को सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो कहते थे कि ये एक्चुअली स्टैटिक यूनिवर्स वाली थियोरी ही सही है, क्योंकि अगर ये सही नहीं होती तो वो सिर्फ एक ही केस में सही नहीं होती, जो कि है अगर हमारा यूनिवर्स फाइनाइट होता तो। लेकिन जैसे कि हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट है तो फिर हमारी जो स्टैटिक मॉडल, जो स्टैटिक थियोरी है वो भी सही है। लेकिन हमें पता है कि वो चीज़ें जो है जो न्यूटन ने कही थी स्टैटिक यूनिवर्स और इनफाइनाइट यूनिवर्स के बारे में, वो नहीं सही है। 1691 एक लीडिंग थिंकर रिचर्ड बेंटली न्यूटन के साथ आर्ग्यू करते हैं कि व्हाट इफ आप कह रहे हैं कि हर एक बॉडी हर एक दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है बाय फोर्स, तो कहीं इस स्पेस में कहीं एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहाँ पे वो सारा मैटर जो है वो पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होगा, एक दूसरे में फॉल आउट होगा। तो न्यूटन इस चीज़ को डिनाई करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज यूनिवर्स इज इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट यूनिवर्स रहेगा तो इनफाइनाइट यूनिवर्स का कोई एक पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट भी नहीं रहेगा, इस वजह से उस सेंटर पॉइंट पे सब मैटर फॉल हो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये चीज़ न्यूटन और रिचर्ड बेंटली आर्ग्यू कर रहे थे, बट हमें पता चलता है कि न्यूटन कितने हद तक इस चीज़ में गलत है, क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि ये आर्गूमेंट वन ऑफ द पिटफॉल था व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फाइनाइट और इनफाइनाइट यूनिवर्स। लोगों को ये एडजस्ट करने में कि हमारे इस यूनिवर्स का कोई स्टार्ट भी था, ये थोड़ा सा टाइम लगा।
अराउंड 1929 में एडविन हबल ने एक बहुत ही एस्टॉनिशिंग ऑब्जर्वेशन और लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बॉडीज है इन स्पेस दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो वो दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, जिसका ये भी मतलब है कि वो किसी ना किसी एक पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के पास थे जब उनके बीच का डिस्टेंस वाज 0। और ऐसा भी कह सकते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था जहाँ पे ये बॉडीज़ जो थी वो एक ही पॉइंट से इमर्ज हुई हैं, जो हमें एक ऐसे इवेंट के पास लेके जाता है जो एक रिमार्केबल इवेंट है, जो कि है बिग बैंग। अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो इस फाइनाइट यूनिवर्स की शुरुआत हुई। हमारी दुनिया की शुरुआत के बारे में तो हमने सुन लिया, लेकिन हमारी दुनिया का अंत क्या हो सकता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो और अच्छे से शायद मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो प्लीज़ लेट मी नो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि हम दूसरे वीडियोज़ और दूसरे चैप्टर्स के ऊपर हम वीडियोज़ बना सकें। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।